अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका फिर से चेक इन करने का। आज जिसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब खाने की खराबियों के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये मोटा है, ताज़ा है, भद्दा है, ऐसी बातें बतलिया है, बहुत बारी बातें हुई। ये खाना नहीं खाते तो भूख कम लगती है, ज़्यादा खाना खाते हैं, ये सब करता है। मगर दरअसल ऐसा आपको लगता है, दरअसल हो सकता है उस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम्स भी हों, उन्हें कोई फेस करनी पड़ रही हो। इसके लिए आज आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप जिस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वो साइंटिफिक वर्ल्ड DSM, जिसे डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहा जाता है, उसके मुताबिक ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उसकी तारीफ इस तरह से की जाती है कि इन कोई भी इंसान के खाने के वक्त उसके अंदर आने वाली पेचीदगियाँ जब शुरू हो जाती हैं तो उससे ईटिंग डिसऑर्डर्स कहती हैं। अब ये पेचीदगियों का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। पेचीदगियाँ का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि बकरा ईद है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, या फिर मुझे बिरयानी खानी है बहुत सारी दोस्तों के साथ, आज मैं वो कोका कोला पीऊँगा, ड्रिंक पीऊँगा, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दरअसल उनके पास खुद होती भी नहीं है और वो ये सब महसूस करते भी नहीं, बस बताते और जताते। इस ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि वो मकामात जो खुराक के गिर्द घूमते हैं, बेसिकली बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पिकनिक पर जा रहे हैं आप लोग, जैसे कोई डिनर हो रहा है, कोई लंच, कोई इफ्तार पार्टी। अब उसके लिहाज से जो इंसान जिस तरह से सोचता है और जिस तरह से महसूस करता है, अगर वो DSM के मुताबिक ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में गिर रहे हैं। जैसे कि मतलब कि आप एक चीज़ के बारे में रेगुलरली सोचे जा रहे हैं, लेकिन आप फिर देखते हैं कि आपने जो आप काम कर रहे हैं, आप घंटा हो गया आपने ज़रा सा भी काम नहीं किया, ऐसा होता है। तो इसका मेरे मतलब कहने का ये है, पेचीदगियों का मतलब पेचीद सोच रहे होंगे इस बारे में कि छोड़ो इस बारे को, ये बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, हमें पहले से पता है, हमें नहीं पता, अच्छा खाना खाओ, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छा टाइम गुजारो। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत मुश्किल फेस होना शुरू हो जाती है। इसके मुताबिक अब आपको थोड़ी मतलब क्लेरिफिकेशन शुरू हो गई होगी कि जो मैगजीन्स, TV शोज़, टॉकिंग शोज़, न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिखा होता है ये उसके मुताबिक नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगली वीडियोस में मैं आपकी हेल्प करूंगा और नई इनकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों एक बार फिर से मुझे चेक इन करने के लिए। आज भी वही ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात होने लगी है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में पहली टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बताने लगा हूँ, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी भूख की कमी। अब भूख की कमी कि इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है मैगजीन्स में, TV शोज़, ड्रामाज में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे देखो तो ये डाइट कर रही है, आंटियाँ ऐसे कहती हैं, अरे तुम्हारी बेटी तो डाइट करने लगी है, अब ये तो बहुत ही पतली हो गई है, ये शादी के लिए कह रही है क्या। और फिर वो बहुत कम हो जाती है, यही तो इससे तो भूख की कमी है। ये फिर बच्चे का कह जाता है ये खाना नहीं खा रहा ठीक से, ये प्रॉपर इसकी न्यूट्रिशन नहीं हो रही, ये खाना नहीं खा पा रहा है, इसे भूख की कमी शुरू हो रही है। इसी के बारे में हम सोचते हैं ना, लेकिन दरअसल इसके लिए थोड़े क्राइटेरियाज हैं, थोड़ी कंडीशंस हैं भूख की कमी साबित होने के लिए, और उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये रिसर्च थोड़ी क्लिनिकल होने वाली है, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों को ब्रीफ, प्रिसाइज, थोड़ा छोटा करके बताऊंगा क्लियरली। तो मेरे साथ जुड़िए। जैसे कि बता रहा था कि मैं DSM, जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, जिसे पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड फॉलो करती है, कि इतनी मोटी किताब की, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और उसके मुताबिक भूख की कमी साबित होने के लिए अलामत का होना बहुत ज़रूरी है। पहली अलामत ये है कि कोई भी इंसान जिससे भूख की कमी होगी वो अपना मुनासिब वज़न जो होगा, जो मतलब कि उसके आसपास के लोगों, उसके आसपास की एज का, उसके जेंडर का जो होगा, वो बरकरार नहीं रखना चाहेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको हासिल कर वज़न बरकरार ना रखने के लिए, मुनासिब के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, दो तरीके हैं ये करने के। एक तो वो इंसान ये कहे कि मैं ना
ये चीज़ नहीं खाता, मैं ये चीज़ नहीं खाना चाहता, या फिर मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता उस वक्त। कई बार ऐसा होता है। अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये है बिंज एंड पर्ज। बिंज एंड पर्ज में, ये बिंज का मतलब है कि आप ना एवरेज अमाउंट से ज़्यादा खुराक खा रहे हैं लेकिन बहुत ही कम वक्त। इसे ना बिंजिंग कहते हैं। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा खुराक खा लेते हैं एवरेज में। आप कहेंगे भूख की कमी कैसे होती है। और पर्ज, इसका मतलब ये है कि वो इंसान खुराक को अपने अंदर से निकाल देता है। इसके लिए वो ज़्यादा खुराक खाएगा, जैसे बिंज के मुताबिक, फिर वो उल्टियाँ कर सकता है, उसके बाद वो जलाब और गोलियाँ इस्तेमाल कर सकता है ताकि उसके अंदर का वज़न कम हो। वो इनका बहुत यूज़ करेगा। दूसरा क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में है कि वज़न बढ़ने का शदीद डर होना। अब इसका क्या मतलब है? शदीद का मतलब शदीद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आज ज़्यादा खाना खा लिया है, आज का डिनर ज़्यादा हैवी हो गया है, दोस्तों के साथ ज़्यादा खा लूँगा तो फिर पैंट्स में मेरी पैंट फिट नहीं आएगी, तो हो सकता है वॉक में थोड़ी मुश्किल हो, या एक्सरसाइज में थोड़ी मुश्किल हो, या फिर मायरा की फूफो की तरह। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा क्रीमी, इसे नो ना बाबा, मेरा तो फिगर ख़राब हो जाएगा। शदीद का मतलब शदीद डर है। इसका मतलब कि आप हर वक्त यही सोचते रहें, जैसे कि इंसान बहुत बार मतलब कि हर वक्त यही सोचता रहे कि मतलब कि मैं सेवइयाँ खाऊं ना खाऊं, नॉन पकाइयाँ, या फिर ये ना खाऊं, दोस्तों के साथ जाऊं, डिनर करूं ना करूं, लंच ना करूं ना करूं, तो वो थोड़ा सा भी वज़न अपने अंदर अफोर्ड नहीं करना चाहेगा। ये दूसरा क्राइटेरिया। अब तीसरा क्राइटेरिया, इसमें क्या होता है कि इंसान को खुद को पहचानने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि आज का दिन बालों के लिए ठीक नहीं है, ऐसे सोचते हैं। अब ये कहेंगे तो ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ख़राब। वो खुद को पहचानने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रखेगा। जैसे कि हम कहेंगे कि तुम्हारा वज़न बहुत कम हो गया, तुम बिल्कुल खाना नहीं खा रहे, क्या करूं? सारे कहेंगे, आपके घर वाले, फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सारे लोग ही आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन कोई भी इंसान उस इंसान को कन्विंस नहीं कर पाएगा कि वो कहेगा नहीं, जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ, मैं नहीं खाऊंगा खाना। ये तीसरा क्राइटेरिया। इससे आपको पता चल रहा होगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब कि भूख की कमी क्या होती है, ये क्या, किसी चीज़ को पता चल रहा होगा कि क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए हैं वो कैसे हैं, क्या आप उनमें मीट करते हैं उन क्राइटेरिया को। अगर आपको नहीं लगता तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन इंसान को खुद समझना होगा ये उसके अंदर ये है या नहीं है, तो उसे भूख की कमी है या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। एनोरेक्सिया नर्वोसा की मिसाल आपके सामने है। उस इंसान को जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, उसे महसूस हो रहा था कि उसे वज़न बिल्कुल नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है। उसे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि उसका वज़न बिल्कुल कम है। औरतों को मर्दों से 10 गुना ज़्यादा एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स के स्टैटिस्टिक्स में ईटिंग डिसऑर्डर्स कम से कम 9% आबादी को असरअंदाज करते हैं दुनिया की। 9% यूएस आबादी यानी कि 28.8 मिलियन अमेरिकन को अपनी ज़िंदगी में ईटिंग डिसऑर्डर होता है। 6% से कम ईटिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स अंडरवेट की वजह से डायग्नोस्ट किए जाते हैं, और 28 से 74% रिस्क ईटिंग डिसऑर्डर्स का जेनेटिक हेरिटेबिलिटी की वजह से भी होता है, यानी कि उनके जीन्स यानी कि उनकी नस्ल में भी ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर सबसे मौलिक अमराज में से एक है, सिर्फ अफीम के ज़्यादा लेने से एक कदम पीछे। 10,200 अमवात इसी ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं, मतलब कि हर 52 मिनट में एक मौत। ईटिंग डिसऑर्डर्स के 26% पेशेंट सुसाइड कर देते हैं, और 64.7 मिलियन हर साल इकॉनमी को ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भुगतान देना पड़ता है।